अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसके साथ साथ जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें अब पीपल्स पार्टी ये कहते हुए नज़र आ रही है कि हर सूरत में मेयर जो है वो उनका होगा और जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मुसलसल मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद इजाफा हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सूबाई वज़ीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। अब आपने देखा कि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें हमने देखा कि जमात इस्लामी वाज़ेह अक्सरियत के साथ तो नहीं, लेकिन आप पीपल्स पार्टी से ज़्यादा उन्होंने निश्चित से अच्छा, लेकिन अब मेयर का जो मामला है वो उस पर मामला जो है वो अटका हुआ है। आपके मुज़ाकरात भी हुए हैं, तो मामला किस तरफ जा रहा है? क्या पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि हर सूरत में मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, ये मुमकिन हो सकेगा? मैं ये अर्ज़ कर दूं कि वाज़ेह अक्सरियत किसी को भी नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हमारी 97 सीट्स हैं और हमारे हिसाब से जमात इस्लामी की शायद 84 के करीब है। तो अगर तो उसूल की बात हो तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है पहले उसको नॉर्मली राइट होता है कि भाई आप बना लें, हम आपके साथ हैं। और हमने ये बात बार बार कही भी कि हमारी भी ख्वाहिश ये कि पहली तरजीह है कि हम जमात इस्लामी के साथ मिलकर जो है इस निज़ाम को चलाएं। बल्कि हमें तो लीडरशिप की तरफ से ये भी हिदायत हैं कि आप कोशिश करें कि जितनी जमातें हैं सब मिलकर जो है इस निज़ाम को चलाएँ ताकि अच्छे तरीके से काम कराची के लिए हम कर सकें। जमात इस्लामी को हमने ये कहा है कि आप बैठ के बात करते हैं। जब आप बातचीत करते हैं तो फिर कोई ना कोई रास्ते निकल आते हैं, आप सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उनके लिए सुना है कि वो कह रहे हैं जी हम तो मेयर ही हैं, बाकी तो हम कोई बात नहीं करेंगे मेयर से नीचे। तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि शायद अगर वो पहले से मेयर में बना के बैठें तो फिर तो ज़ाहिर है ये बात करना मुनासिब नहीं बनेगा। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि अगर जमात इस्लामी हमारे साथ नहीं भी आती तो मेयर हमारा इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। वो कैसे, कि क्या फार्मूला होगा? फार्मूला क्या होगा आप देख लीजिएगा। तो आपने जमात इस्लामी को कोई ऑफ़र तो की होगी ना कि आप अभी ऐसा देखें कोई ऑफ़र नहीं की है। उनसे एक मुलाकात हमारी हुई थी, लेकिन वो मुलाकात थी जो उनके एतराज़ात थे इलेक्शंस के नताइज की तब्दीली के हवाले से। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे बात की थी, फिर मैं इम्तियाज़ शेख साहब उनके पास गए थे, नजमी आलम, और हमने उनकी बातें सुनी और फिर उसका हमने कोई सोल्यूशन निकाला कि उनके जो खदशात थे कि उनको जो अंदाज़ हो रहा था फील कि शायद सिंध गवर्नमेंट जो है नताज बदलने में कोई किरदार अदा कर रही है, फिर वो हमने उसको सेटल कर लिया चीज़ों। तो आपने जो कहा कि हर सूरत में आपका होगा, फिर भी तो क्या तहरीक इंसाफ के साथ तो वहाँ पर बातचीत नहीं होगी आपकी? नहीं, तहरीक इंसाफ से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो वैसे सईद गनी साहब, आपकी हम माजी को अगर छोड़ भी दें तो पीपल्स पार्टी के कंटिन्यूसली 15 साल तो हुकूमत सिंध में रही है, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को आज भी कराची का मेयर बनाने के लिए जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो या दीगर जमातों की हिमायत चाहिए? देखिए, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात रही है माजी में भी। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त में पीपल्स पार्टी ने वहाँ से बहुत वोट लिए हैं। 70 का इलेक्शन हो, 77 का इलेक्शन हो। इवन ये बात लोगों को कम पता है कि 1979 में जब जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अफ़गानी मेयर बने थे, उस वक्त भी लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी थी, मेजॉरिटी हमारे पास थी। चूँकि ज़िया का दौर था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी के लोगों को आगे पीछे किया गया, 2-4 लोगों को। फिर हमारे 2 या 3 वोट मुस्तरद किए गए और मुस्तरद करके अब्दुल सत्तार अफ़गानी को मेयर कराची बनाया गया था। तो उस वक्त भी मेयर हमारा बनना चाहिए था वोटों के हिसाब से, हमें रोका। 79 की बात कर रहा हूँ उसने। 83 में भी पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे वहाँ से नंबर्स लिए थे। फिर ये जब 85 के बाद MQM आई, फिर वो ज़ाहिर है कि MQM की इनिशियली तो एक वेव थी, लेकिन फिर उसके बाद वो बदमाशी वाला फैक्टर आ गया था दादागिरी से। पीपल्स पार्टी आफ्टर 87 आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम डिक्लाइन की तरफ चले गए। फिर जो कराची के हालात रहे उसमें हमारे जो अपने पॉकेट्स थे वो तो रहे, मगर अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई। लेकिन इस इलेक्शन में जो अभी हुआ है 2023 में, पीपल्स पार्टी ने, मैं ये समझता हूँ कि रिवाइव किया है कराची में, और हमने 97 सीट्स ली हैं जो हमारे मुखालिफिन नहीं समझते कि हम लेंगे। हमारा अंदाज़ा था कि हम शायद 100 से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हमारी मुखालिफिन को ये तवक्को नहीं थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये रिवाइवल हमारा बहुत अच्छा है, और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते गए तो अगली मरतबा जो आम इलेक्शंस होंगे पीपल्स पार्टी अच्छी खासी नशिस्तें कौमी सूबाई की कराची। ये हल्का बंदियों के बाद आपको यकीन दिलानी थी कि ये मामला जो है वो पीपल्स पार्टी के हल्का बंदी, देखिए वो हल्का बंदी की जो बात MQM करती है ना, वो दुरुस्त नहीं है। मैं तो किसी भी फोरम पे चैलेंज करने को तैयार हूँ, बैठे मेरे साथ
बात करें, हम साबित करेंगे कि हल्का बंदियों में कोई हमारा अमल दखल नहीं है। अगर तो हमारा अमल दखल होता और हम अपनी मर्ज़ी के कर रहे होते तो हमारे पास 97 ना होते, पर हम 150 पे लेके बैठे होते ना। तो अगर और भी जमातें जीती हैं तो उसका मतलब है कि फिर बेनिफिट तो उनको भी। जमात इस्लामी 2013 में कहीं नहीं थी, 2015 में कहीं नहीं थी, 2018 में कहीं नहीं थी, ज़िमनी इलेक्शंस में कहीं नहीं थी, ये अचानक से जमात कहाँ से उठ के आ गई है? तो फिर बेनिफिशियरी तो सबसे बड़ी जमात इस्लामी है इसकी। तो वैसे आपकी नज़र में क्या वजह है कि जमात इस्लामी जो कभी तरीके कराची में थी ही नहीं, वो इतनी सीटें जो है वहाँ पर ले सके? देखें, एक तो PTI का वोट उनकी तरफ गया है काफ़ी। MQM का जो बाइकआउट था उसका बेनिफिट जो है वो जमात इस्लामी को हुआ है। तो देखें, अगर गौर करें तो जमात इस्लामी उन्हीं इलाकों से जीती है इलेक्शन जो MQM के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे किसी ज़माने में, और फिर 2018 के इलेक्शन में वो PTI जीत गई है, जितवा दी गई, उन इलाकों से जीती है। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हैं, अगर आप गौर करेंगे तो पीपल्स पार्टी उन्हीं इलाकों से जीती है जहाँ हमारा असर रसूख रहा है हमेशा से। वहाँ हमने अपने आप को थोड़ा बेहतर किया है, लेकिन उन्हीं इलाकों से हम जीते हैं। मलीर है, लियारी है, केमाड़ी है, मंगोपीर है, अगर ईस्ट के कोई इलाके हैं तो सुराबगोट है, मेरा हल्का है, उन्हीं जगहों से हम जीते। तो मेयर का मामला आप क्या समझते हैं कि कितने दिनों तक हल हो जाएगा? कोई डेडलॉक होगा या आप समझते हैं कि मामले का हल निकाल लेंगे? देखिए, हल तो निकल आएगा। ज़ाहिर है कि जब इलेक्शंस मेयर के करीब आएंगे तो हर जमात कोशिश करेगी, और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश होगी कि हम जमात इस्लामी के साथ चलें। लेकिन अगर इन केस कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि जमात इस्लामी बैठने को तैयार नहीं है, बात नहीं करते हैं, तो फिर हम अपना मेयर बनाने का हमारा हक है। एफर्ट तो हम करेंगे ना, जमात इस्लामी अपने एफर्ट करेगी, हम अपने एफर्ट करेंगे, तो मुझे यकीन है कि हम बना लेंगे अपना। सईद गनी साहब, इसके अलावा आप देखें तो मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो डिले होने की बात की जा रही है, असम्बली में तोसी की बातें की जा रही हैं, जो खतूत लिखे गए हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जानिब से, तहरीक इंसाफ जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी भी समझती है कि इंतखाबात में ताख़ीर होनी चाहिए या असम्बलियों में तोसी होनी चाहिए। देखिए, पीपल्स पार्टी का जो ऑफिशियल व्यू है वो तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये बात करूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, कि जो कुछ भी हो सॉरी, वो आइन के मुताबिक होना चाहिए। और मैं प्रेफर करूँगा कि इलेक्शंस जो जहाँ जहाँ होने हैं वो अपने वक्त के मुताबिक हो, ताकि किसी को जवाज़ न मिले ये कहने का कि ये जमातें इलेक्शन से भाग रही। तो जो दो खतूत लिखे गए हैं, आप समझते हैं कि वो जस्टिफाइड हैं? देखिए, अब उन्होंने लिखे हैं तो उनके जहन में कोई वजूहत होंगी, रीजनिंग्स होंगी, उन्होंने लिखे हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है इसके ऊपर फैसला करना उनका अपना कुली इख्तियार तो नहीं है। अब उस पर फैसला जो भी होगा वो आइन और कानून की रोशनी में। लेकिन बाई इलेक्शंस तो उन्हीं इलाकों में हो रहे हैं, तो फिर आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ आप क्यों समझते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल जिसका तहरीक इंसाफ ये दावा करी कि बहाना बनाया जा रहा है? देखिए, मेरी तो राय मैंने आपको बताई। मेरा तो ये ख्याल है कि इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पर हो जाने चाहिए, लेकिन एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो इंतखाबात हैं अगर उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ वाकई कोई ऐसी हकीकत ऐसी सूरत पैदा हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि हर शख्स ये चाहेगा कि हालात बेहतर हो तो हो जाएँ। मैं आपको मिसाल दूँ कि ये जो हमारे बल्दियाती इलेक्शंस हैं ये ताख़ीर का शिकार हुए, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, हालांकि हमें पता था कि हम कंफर्टेबल हैं, हमारी पोजीशन अच्छी थी। अगर जल्दी हो जाते शायद हमारी नशिस्तें और ज़्यादा होती। इसका फ़ायदा डिले होने का जमात इस्लामी को ज़्यादा हुआ है, लेकिन लोग समझते थे कि हम उससे भाग रहे हैं। अब पहले जब हुई तो बारिशें, 24 जुलाई को इलेक्शन होने थे, 24 जुलाई को बारिश हुई और बड़ी शदीद बारिश हुई है, इलेक्शन नहीं हो सकता था, ज़ाहिर है आगे करने पड़ गए। फिर जब होने लगे तो फिर ये सैलाब आ गए, और सैलाब इतने आए कि मुमकिन नहीं था कि कहीं इलेक्शन हो सकें। फिर ये हुआ तो हमें पास सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो गए कि हमारा फोर्सेस नहीं थी। तो अगर इस किस्म के जेन्युइन रीजंस कहीं आ जाते हैं तो फिर शायद ना चाहते हुए कुछ चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वो तो कहते हैं ना सर कि 2013 में आप देखें तो पीपल्स पार्टी को इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी गई, बिलावल साहब को खतरात थे, ANP के लोग जो हैं वो बख्तर गाड़ी में थे, तब भी हम ये नहीं कह रहे थे कि इलेक्शन आगे करो। तो अब अगर आप समझते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर होगी तो सियासी इंतशार जो है उसमें भी इजाफा होगा, जो खान साहब मुसलसल जवाज़ मिलेगा उनको, इमरान न्याजी जैसे आदमी को जो बिला जवाज़ भी बहुत सारी चीज़ें निकाल लेता है, उसको एक जवाज़ ज़रूर मिलेगा शोर मचाने का। और दूसरा मेरा अपना ख्याल है, मुझसे बहुत लोग इख्तलाफ करते हैं इस बात पे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो साबित भी कई जगहों पे कि इमरान खान की और PTI की वेव नहीं है। मकबूलियत उनकी होगी अपनी जगह पे, हर जमात की है, वेव उनकी नहीं है। मैं चूँकि कराची बैठा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी कराची का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं कराची की सियासत को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ ज़्यादा, शायद कई लोगों से ज़्यादा बेहतर देख रहा होता हूँ। तो बल्दियाती इलेक्शंस में भी मेरा ये ख्याल था कि PTI हमें यहाँ जीतती हुई नज़र नहीं आ रही है, और आपने देखा कि वो नहीं जीती। जब ज़िमनी इलेक्शन कराची में 3 नशिस्तों पे हो रहे थे, 2 नशिस्तें हमारे हिस्से की थी, एक MQM के हिस्से की थी,
मैंने ये कहा था कि जी लियारी हम जीतेंगे, मलीर हम जीतेंगे। लियारी में फिर खैर किसी वजह से इलेक्शन नहीं हुआ, मलीर हम जीत गए। अगर इमरान खान जीता भी है ना किसी नशिस्त पे कुरंगी से, तो वहाँ भी इमरान खान का वोट 2018 से कम हुआ है, बड़ा नहीं है। अगर वेव होती तो पहले कोई और खड़ा हुआ था, इस मतलब इमरान खुद खड़ा था। लेकिन वेव सिर्फ कराची में नहीं है, बाकी मुल्क में है, मेरा नहीं ख्याल है। और कराची में वेव ना होने की बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या है? नहीं, पीटीआई का है ही कुछ नहीं यार। देखें, जो उनके करतूत थे ना पूरे मुल्क में, उसी का असर कराची में, उसी का असर कहीं और भी है। लेकिन अगर वो अलग बात है कि बाकी जगहों पे शायद हम उसको उस तरह से उजागर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन नालायकी पीटीआई की जो थी वो सिर्फ कराची तक तो महदूद नहीं थी ना, उस नालायकी का शिकार तो पूरा मुल्क था। अब यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सईद गनी साहब, इस वक्त आप देखें तो खान साहब से मुतल्लिक भी बातें चल रही हैं कि शायद हुकूमत जो है उनको मुख्तलिफ़ केसेस में गिरफ़्तार भी करना चाहती है और उनको नाहल भी करवाना चाहती है। आप समझते हैं कि ये दानिशमंदाना फ़ैसला होगा अगर खान साहब को नाहल करार दिया जाए? नहीं, अगर कानून के मुताबिक इमरान नाहल होता है तो क्यों ना हो, सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि इमरान खान है वो। लेकिन केस कौन सा होगा? केसेस तो बहुत हैं भाई, उसके ऊपर कोई एक है? कौन सा गंद है जो उसने नहीं किया है, कौन सा जुर्म है जो उसने नहीं किया है? वो तो कहते हैं तोशाखाना से आपने भी ताहिफ लिए थे भाई, तो वो फिर सबके लिए करें ना। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि अगर सही तो नहीं दिया उसको छोड़ दें। कानून के मुताबिक जो उसकी इज्जत में आता है उसको करें आप। लेकिन ऐसा डाका किसी ने नहीं मारा होगा जो उसने किया है। मतलब मुझे बताएं कोई यार, कोई इस तरह हुआ है कि जब कोई आपको दोस्त मुल्क जो है उस तरह घड़ियाँ तोहफे में दे और आप इसी तरह उठा के उसको बेच दें और वो पैसे भी फिर उल्टे सीधे तरीके से जमा कराएं उसके अंदर? और इमरान खान के असासे बड़े हैं, उस पर सवाल होना चाहिए भाई। अगर सईद गनी के असासे बढ़ेंगे तो सवाल तो होगा ना, डॉक्यूमेंट में पूछा जाएगा। और ये मेरी जिम्मेदारी मैं साबित करूँ कि भाई मैंने ठीक तरीके से मेरे असासे बढ़ें कि नहीं बढ़ें। तो इमरान खान के ऊपर जो फाइनेंशियल करप्शन है उसके भी एलिगेशंस हैं, उसके जो मोरल करेक्टर है जिसकी बुनियाद पर, ये बुनियादी चीज़ है, ये बुनियादी चीज़ है कि आपको सादिक अमीन होना चाहिए। मेरा तो खैर ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबात हैं, कोई और बंदा बशर उस पर पूरा नहीं उतर सकता। तो भाई अगर उसने कहीं कोई ऐसी चीज़ की है जो उसके ऊपर साबित होती है तो फिर उसको इसलिए सिर्फ नहीं छोड़ देना चाहिए कि इमरान खान है। हम इसीलिए कहते हैं कि इसको लाडला बच्चे के तौर पे जो ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। कानून भी लाडला है ना भाई। अदालतों मुझे बताएं कि कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट किसी ने नहीं किए जब ये धरना लेकर आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज खुद बैठ के कहेंगे, लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, इदारे अब भी न्यूट्रल नहीं है। उसको क्या दीवार से लगाया हुआ है? उसने पूरे मुल्क को दीवार से लगाया हुआ है। इमरान खान को आज भी वो सहूलतें मुयस्सर हैं जो किसी और को नहीं हैं। देखें, इतनी झूठ, इतनी बकवास, इतनी बदतमीज़ी करने की इजाज़त किसी को नेशनल टीवी चैनल पे नहीं मिलती है, इसको मिली हुई है। वो सबको गालियां दे रहा होता है, वो कह रहा है एक चैनल को छोड़ के बाकी सारे कराए के टट्टू हैं, लेकिन वो सारे लोग फिर भी दिखा रहे होते हैं उसको। कोई नहीं पूछ। अगर मैं आपको कह दूं कोई बात उल्टी सीधी अभी, तो आप लोग मेरी नाक रगड़वाएंगे ज़मीन पे, माफ़िया मंगवाएंगे मुझसे, तब जाके आप राज़ी होंगे कि हाँ भाई माफ़ी कबूल कर ली। उसने इतनी गालियां दी हैं, सबके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, कोई डिवीजन नहीं पूछता। लेकिन माजी में तो आप कहते थे ना कि उनको कुछ कुव्वतों की सपोर्ट हासिल है, तो अब कौन कर रहा है सपोर्ट? आज भी मीडिया का वो लाडला है, आज भी शायद कुछ इदारों में बैठे हुए कुछ लोगों का लाडला है। जब भी तो भाई इतनी सहूलतें किसको मिलती हैं, इतनी लीवरेज किसको मिलती है? हमारे तो गले कट जाते हैं। सईद गनी साहब, वैसे माजी में हमने देखा कि खान साहब ने आपकी क़यादत के ऊपर, मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए, डाकू, चोर, इस तरह के बड़े इल्ज़ामात। लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, पहली दफ़ा जरदारी साहब ने उनको लीगल नोटिस भी भेजा है। तो आप समझते हैं कि ये एक माजी में जो इल्ज़ामात थे, ये इल्ज़ाम उनसे मुख्तलिफ है और संगीन है? देखें, बहुत संगीन भी है और बहुत घटिया भी है। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना बात है और इसको किसी न किसी नहज पे पहुंचना चाहिए। इस इल्ज़ाम को, ये हमारी ज़रूरत है, ये इस मुल्क की ज़रूरत है कि उसकी साफ़ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और देखें, अगर एक आदमी ये कह रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी मुझे कत्ल करवाना चाहता है, और ये कह रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी ने किसी दहशतगर्द तंजीम को जो है पैसे दे दिए हैं, और ये कह रहा है कि इस मुल्क का कोई और इदारे जो इसमें फैसिलिटेटर हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पास गवाह हैं, उसके पास शहादतें हैं, उसके पास इंफॉर्मेशन है। वो कह रहे हैं कि हैं, तो हम वही तो कह रहे हैं कि आकर अदालतों के सामने रखे ना भाई। जो जमात, जो लीडरशिप दहशत गर्दी की विक्टिम है, जिसकी लीडरशिप कत्ल हुई है दहशतगर्दों के हाथों, जो आज भी दहशतगर्दों के निशाने पर है, जिनको आज भी दहशतगर्द नाम लेके उसको थ्रेट करते हैं, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, उस जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो
कि वो दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे रही है कि उसको कत्ल करो जो दहशतगर्दों का लाडला है। मतलब कोई सेंस है इसके पीछे? वैसे आपकी नज़र में इस बयान के पीछे क्या स्ट्रेटजी क्या हो सकती है खान साहब की? तो माजी में आपने देखा 35 पंक्चर की बात थी, उन्होंने कहा सियासी बयान था। देखें, उसका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, वो ऐसे ही भड़के मारता है, चवले मारता है और उसके बाद उसको डिफेंड करने लग जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला इसका पागलपन का है, हर हल्के से इलेक्शन लड़ने का फैसला इसका पागलपन का है, कौमी असेंबली से इस्तीफे देने का फैसला इसका पागलपन का है। लेकिन अब चूंकि ये है ही खिसका हुआ आदमी, इसका दिमाग पता नहीं किस तरफ है, तो बाकी जो बेचारे लोग हैं वो भी इसके पीछे चल पड़ते हैं। तो इमरान खान का कोई भी फैसला अब तक जो उसने किया है, जो बातें कही है, किसी के पीछे कोई अकल दानिश की बात नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ी बातें करता है और माशाल्लाह बस। वैसे सईद गनी साहब, अगर सियासत की बात की जाए तो हमने देखा कि बीच में बलूचिस्तान के जो सियासतदान थे उन्होंने जरदारी साहब से मुलाकातें की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की। ये वेव क्या है? क्या यकीन दहानी आप करवा रहे हैं बलूचिस्तान के उन लोगों को? वहाँ तो आपके नंबर्स भी नहीं है, हुकूमत भी किसी और की है, फिर भी लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखें, एक तो वजह सबसे बड़ी ये है, अगर आप बलूचिस्तान की सिर्फ बात करें, कि बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना काम किया है, ख़ास तौर पर जब 2008 के बाद हम आए तो हुकूक बलूचिस्तान पैकेज के नाम से हमने एक बहुत बड़ा काम किया। और आज भी बलूचिस्तान के लोग इस बात को मानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने, जब मरकज़ी हुकूमत हमारे पास थी, जितनी हमने उनको सहूलतें दी हैं, जो इनका हक़ देने की कोशिश की है, सब तो नहीं हो सका लेकिन कोशिश जो हमने की है वो किसी दौर में नहीं हुई। फिर मैं ये समझता हूँ कि 18th अमेंडमेंट के ज़रिए जो सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, उसकी शायद कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद सूबों को बहुत सारा सहूलतें मिली हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपने लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है। सिंध के अंदर बहुत सारी तब्दीली इसलिए आ गई कि वहाँ पर सूबाई खुद मुख्तारी उनको मिली, बहुत सारे वसाइल हमारे पास आ गए, और पंजाब ने भी इस हवाले से काफ़ी चीज़ें बेहतर की। तो एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में बदकिस्मती से सियासत में जो बेजा मदाखलत रही इस्टेब्लिशमेंट की, उसकी वजह से भी बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं। और माजी में ये तासुर बड़ा आम होता था कि पीपल्स पार्टी को किसी भी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत में नहीं आने देगी और रुकावटें डालेगी, और ये होता भी रहा है। इवन 2013 में, 18 में, इवन 8 में भी हुआ था, जब हम जीत गए थे तब भी हुआ था। तो हर इलेक्शन में वैसा ही होता रहा। इस मरतबा ये पहली दफ़ा बात हुई है कि फ़ौज अपनी इस मदाखलत से अपने आप को दूर कर रही है और अलल ऐलान ये कह रही है कि जो मदाखलत हम करते रहे हैं इंतखाबात में या सियासत में, वो गलत थी, गैर आइनी थी, और हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला किया है कि हम ये नहीं करेंगे। तो जब इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत से निकलता है तो फिर लोगों को ये पता होता है कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इंतखाबात में लोग उसके साथ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। मैं समझता हूँ कि लोग पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू कर। सईद गनी साहब समझते हैं कि इदारे अब न्यूट्रल हैं? यार देखें, अगर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कहे और बरमला अलल ऐलान कहे, मीडिया के सामने कहे, कैमरों के सामने कहे। सर, वो तो बाजवा साहब ने भी कहा था। बाजवा की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा, मैं बाजवा की बात कर रहा हूँ। DGISI ये बात कहे कि हाँ हमने 18 के इलेक्शन में चीज़ें हुई थी और उस पर बैठ के अभी बात हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी क़ुव्वतों की फतह है। नहीं, लेकिन उसके बाद तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा ना कि हमें, बाजवा साहब ने कहा था कि तहरीक इंसाफ वो पहले की बात की है। नहीं, तहरीक एतमाद के बाद की बाजवा ने जो तकरीर की थी वो बात की बात, वो रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले की बात है। अब मुझे नहीं पता किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, उसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आज इस्टेब्लिशमेंट अलल ऐलान कह रही है तो हमारे जैसे जमहूरियत पसंदों की ये फतह है, जिनकी हमेशा ये ख्वाहिश और एक ख्वाब रहा है कि पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासत है वो आज़ाद हो और लोग अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करें। तो जब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आवाम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करेगी तो शायद पीपल्स पार्टी की तरफ लोग आएंगे। ये उनको डर नहीं होगा कि कोई हमें कहेगा कि जी पीपल्स पार्टी से निकल जाओ तो PTI में चले जाओ, तो फलां जगह चले जाओ। इस खौफ से लोग आज़ाद होकर शायद इधर आ रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म वो बनने की कोशिश करेंगे, इदारे न्यूट्रल हो गए हैं तो माहौल बनेगा। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ ना, कोई भी सियासी जमात जो इंतखाबात में हिस्सा लेती है, और ख़ासतौर पर बड़ी सियासी जमात है जिसमें PMLN भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PTI को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, इवन मौलाना फजल रहमान को कर सकते हैं। तो हर जमात की ख्वाहिश तो ज़रूर होती है ना कि जी वो इंतखाबात जीते और उसका जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने ताकि सर्व करे लोगों को। तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही कहा था कि अगर मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मेरी कोशिश होगी कि तमाम जमातों को साथ मिला के हुकूमत बनाऊँ। अब यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सईद गनी साहब, माजी में हमने देखा कि जब जरदारी साहब
अदालतों में पेश होते थे, आसफा साहिबा जो हैं वो भी उनके साथ अदालतों में पेश होती थी। आपका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन अब आपके दौरे हुकूमत में भी ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया, फिर उनकी बेगम जो है वो बच्चों के साथ जेलों में पेश होती रहीं उनसे मुलाकातों के लिए। तो आप समझते हैं कि आपके ऊपर जो तनकीद है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ आप कर रहे हैं, ये दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। देखें, फवाद चौधरी का जो केस था वो एक तरफ आ जाते हैं कि जी मैंने तो मुंशी कहा था। भाई मुंशी पे एफ आई आर नहीं कटी है, वो जो बच्चों से एफआईआर कटी है जब आपने इलेक्शन कमीशन के चीफ को, उनके मेंबरान को, उसके ख़ानदान को अलल ऐलान आपने धमकियां दी हैं, और एफआईआर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की दरख्वास्त पे कटी है। अब अगर इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी की दरख्वास्त दे रहा है कि जी एफआईआर काटो और जान से मारने की, सिर्फ मेंबर्स को नहीं उनके ख़ानदान को भी धमकियाँ दी हैं, तो क्या इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर देखिए हमें हमदर्दी है उनकी एहलिया से भी, उनके बच्चों से भी, फैसल से भी हमदर्दी होगी, फवाद से भी हमदर्दी होगी हमें एज ए सियासी वर्कर, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जो कानून की जद में आता हो, जिसकी बुनियाद पर मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर कर सकती हो, जिसकी बुनियाद पर मैं गिरफ़्तार हो सकता हूं, तो मुझे सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार ना करें कि जी मेरे बच्चे जो है वो जेल के दरवाजे पे जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर होती तो शायद फिर 2-4 कत्ल के केस उसके ऊपर झूठे होते, कुछ और चीज़ें हो रही होती। तो शेख रशीद साहब के ऊपर देखें ना, आप केस के क्लाशनकोव और शराब का केस है। देखिए मुझे तो नहीं पता निकली कि नहीं निकली ना, अभी तो एक पुलिस ने पकड़ा है और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हमारे पास निकली हैं, उसके पास से निकली हैं। एफआईआर जो कटी है, एफआईआर में हमने नहीं कहा कि इसके पास क्लाशनकोव है, इसके पास क्या है क्या नहीं है। हमने तो ये कहा कि जी वो कहता है कि आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को कत्ल करने का जो है वो प्लान बनाया हुआ है। लेकिन उन्होंने दरख्वास्त दी कि मैंने नहीं कहा, सिर्फ मैंने इमरान खान को। दरख्वास्त के बाद उसने दोबारा दोहराया है। अच्छा, दरख्वास्त के बाद उसने दोबारा दोहराया है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे लिए ये स्टेटमेंट जो है इमरान का हो या शेख रशीद का हो, ये बहुत सीरियस है। लेकिन फिर लीगल नोटिस सिर्फ खान साहब को क्यों, शेख रशीद को क्यों नहीं? वो तो देंगे ना। पहली बात तो इमरान खान ने कही ना कि मुझे कत्ल करने के लिए कहा गया है। हाँ। तो शेख रशीद के ऊपर एफआईआर कटी, आकर वो बताया थाने में जिसके ऊपर कौन से उसके पास शवाहिद हैं, उसको किसने बताया है कि कौन सी तंजीम को पैसे दिए हैं, कौन से लोग बताए ना ये। तो आप उनके खिलाफ भी इरादा रखते हैं कि शेख रशीद को भी शामिल? कानूनी कार्रवाई अब ज़ाहिर है वो तो वकीलों ने फैसला करना होता है, कानूनी कार्रवाई तो करेंगे जो हमने की भी है। सईद गनी साहब, मुल्क में आप देखें कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से आवाज़ें भी उठने लगी हैं और मोरूसी सियासत की बातें होती रही हैं। आप समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है? इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो की जाती है वो एक कार्रवाई होती है सिंपल, और मोरूसी सियासत से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं? यार एक बात मैं आपको बताऊँ, देखें मैं भुट्टो तो नहीं हूँ ना, मैं भुट्टो का गुलाम भी नहीं हूँ, मैं बिलाल भुट्टो ज़रदारी का मुलाजिम भी नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बिलाल भुट्टो ज़रदारी को अपना चेयरमैन मानता हूँ तो भाई मेरे किसी मुखालिफ को क्या पहुँचता है कि वो ये कहे कि तुम क्यों मानते हो। हम पीटीआई के किसी आदमी को तो नहीं कह रहे हैं कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी को अपना लीडर मानो। अगर पीपल्स पार्टी के वर्कर, पीपल्स पार्टी के फॉलोअर, पीपल्स पार्टी के अहदेदार चाहते हैं कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी उनका चेयरमैन हो, तो किसी और का क्या तकलीफ़ है। बिलाल भुट्टो ज़रदारी हो भुट्टो साहब का नवासा, हो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा। लेकिन आप ये बात देखें कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जो कुर्बानियाँ हैं, जो स्ट्रगल है, उसकी वजह से लोग उनसे प्यार करते हैं, उनकी अटैचमेंट है उनके साथ। तो ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि मोरूसियत है कि नहीं है। मैं उसको इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, सिर्फ इसलिए भाई मैं अपने शऊर से ये समझता हूँ कि वो बेहतर तौर पर इस पार्टी को चला सकता है, और ये लोगों का फैसला होता है। देखिए पीपल्स पार्टी के जो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, पंजाब में हैं, बलूचिस्तान में हैं, केपी में हैं, कश्मीर में हैं, जीबी में हैं, सिंध में, हर जगह मौजूद है ना। क्या किसी ने गन पॉइंट पे उनको कहा कि तुमने बेनज़ीर के बेटे को चेयरमैन बनाना है? उन्होंने अपनी दानिश पे कहते हैं वो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहस बिल्कुल बिला जवाज़ है। और एतराज़ किसको होता है? एतराज़ मुखालिफ पार्टी वाले को होता है कि ये क्यों है। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अगर उसको नहीं मानना चाहते, कोई अगर बिलाल भुट्टो ज़रदारी को अपना चेयरमैन नहीं मानना चाहता, कोई ये समझता है कि नहीं इसको नहीं होना चाहिए, तो भाई उसके पास हक है। लेकिन आप पर बड़ी तनकीद हुई जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से आपने इस्तीफ़ा लिया और तासुर दिया गया कि शायद वो बात कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे थे, और आपने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। ये दुरुस्त है? देखें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कोई एक दफ़ा तो बात नहीं की, तो पिछले कई अरसे से बात करता रहा है ना। इस तरह की बातें करने के बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को सूबा असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया गया। इस तरह की बातें करते रहने के दौरान उनको तर्जुमान बनाया गया।
इसी तरह की बातें करने के दौरान जब ये केयर टेकर सेट के ये जो वफाकी हुकूमत बनी उनको वजीर बनाया गया। अच्छा, आप ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि भाई इन तमाम चीज़ों को जब ये उसको ओहदे दिए जा रहे थे तब भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ऐसा ही था। फिर वजह क्या बनी? नहीं देखें ना, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहेंगे वो एक बयान दे दिया था इसलिए कर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब है। आप वो चीज़ें भी देखें कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को मुख्तलिफ जो ओहदे दिए गए वो भी उसके उसी तरह के बयान आ रहे थे, हो रहे तो सब कुछ दिए गई। फजलुल्लाह बाबर साहब नहीं करते हैं, देते हैं ना अपनी मर्जी के बयान। लेकिन बाबर साहब ने जब सेनेट में आखिरी तकरीर की थी तब उनको जरदारी साहब के तर्जुमान को हटा दिया गया था। आज भी फरतुल्लाह बाबर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट सेक्रेटरी हैं। फरतुल्लाह बाबर साहब को सेनेटर बनाया गया था, उनको सेनेट का टिकट दोबारा दिया गया था, और अगर नून लीग वाले वो अपना बंदा ना खड़ा करते तो फरतुल्लाह बाबर फिर सेनेटर था। तो मैं नहीं समझता कि कोई ये एक वजह हो सकती है सिर्फ इसकी, मुझे ज़्यादा तफसीलात का इल्म नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी के अंदर ये स्पेस है, लोगों को मौका मिलता। तर्जुमान ही देखें, अगर कोई मैं तर्जुमान बनूँ ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, तो मेरे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ बिलावल साहब का लफ्ज़ होता है। तो फिर मुझे बहुत चीज़ों में मोहतात होना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ ऐसी तर्जुमान की तरफ से आती है जो उसका अपना मौक़िफ़ हो सकता है, उसको राइट है, लेकिन जब वो तर्जुमान के तौर पे बात कर रहा होता है तो लोगों को ये तासुर होता है कि ये शायद उनका स्टेटमेंट। तो आपकी नज़र में मुस्तफ़ा नहीं रहे मोहतात? मेरा ख्याल है, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं थोड़ा सा, लेकिन एक और बात है, मैं पार्टी का एक वर्कर हूँ और मेरा ख्याल है कि मैं एक नज़रियाती पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेरी खुशफहमी समझना ये है कि मैं इस तरह का हूँ। लेकिन जब आप किसी पार्टी में होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको पार्टी लाइन पे चलना पड़ता है। मैं आज वज़ीर हूँ ना, मुझे ये हक़ है कि मैं किसी से इख्तलाफ करूँ, और मैं अगर मैं ये समझूँ कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो मुझे चाहिए कि मैं अपने ओहदे से ख़ुद इस्तीफ़ा दे दूँ। लेकिन एक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का मामला है, फिर शाहिद खाकान अब्बासी का आपने देखा उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, मिफ्ता इस्माइल आपने देखा कि वो पार्टी से दूर हैं। देखें वो तो PMLN के मामलात हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये आप क्या समझते हैं कि ये पार्टीज़ के अंदर कोई लावा पक रहा है? आपके भी सुना कि जब आप हुकूमत में आए तो पीपल्स पार्टी के भी बहुत से अरकान जो हैं वो नाराज़ थे, तो कोई आपको सूरत हाल इस तरह नज़र आ रही है? नहीं देखें, ये मैं एक बात बताऊँ आपको, ये तो अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे ना, ये हर दौर में होता है। पीपल्स पार्टी जब से बनी ना, पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफ करने वाले लोग मौजूद रहे, कुछ पार्टी के अंदर रहे, कुछ पार्टी को छोड़ के चले गए, और ये शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में भी चलता रहा, फिर ये अब भी चल रहा है। तो ये कोई एक जमात तक महदूद नहीं है, किसी एक अरसे तक महदूद नहीं है। लोग इस किस्म के होते हैं, पार्टियों में आते हैं जाते हैं, इशूज़ पर इख्तलाफ करते हैं, चले जाते हैं, नाराज़ होते हैं, चले जाते हैं, तो चलती रहती चीज़। बतौर पॉलिटिकल वर्कर आप समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनको साइड लाइन कर दिया गया, या डार साहब ने आके डॉलर पर उस तरह काबू नहीं पा सके? देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरे लिए मुनासिब इसलिए नहीं है कि ये PMLN के इंटरनल डिसीशंस हैं, ठीक है ना। अब वो किसको वज़ीर ख़ज़ाना बनाना चाहते हैं, किसको नहीं बनाना चाहते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। मैं तो नहीं हो सकता इसको कहूँ कि जी आप डार साहब को बनाओ या मिफ्ता को बनाओ, ये उनकी मर्ज़ी है, जिसको बेहतर समझे बनाएं। अब अगर वो शाहिद खाकान अब्बासी किस वजह से नाराज़ हुए हैं, मुझे हक़ नहीं पहुँचता, लेकिन मैं इज़्ज़त करता हूँ, एक अच्छे पॉलिटिकल आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, मैं दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मिफ्ता साहब भी हमारे दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये कि अगर जमात के अंदरूनी फैसले तो करें, मुझसे पीपल्स पार्टी के उस पर आपने बात की, मैंने आपको। ठीक है सईद गनी साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सईद गनी साहब, इस वक्त आप देखें तो कराची में आप MQM में, इस वक्त आपकी वफाक में भी इत्तेहादी जमात है, आप खुद भी इत्तेहादी जमात हैं, लेकिन वो आपके साथ है कराची में भी। कराची में इत्तेहादी नहीं हमारे, वो सिंध हुकूमत में, लेकिन उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे। और पंजाब में आपकी सियासत जो है वो नून लीग के ख़िलाफ़ रही है, कराची में आपकी सियासत MQM के ख़िलाफ़ रही है। दोनों जमातों के साथ आप इस वक्त हैं, आप नहीं समझते कि अवाम इस पर नाराज़ होगी या आपकी सियासत पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। देखें, मुल्क के हालात बदलते रहते हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें आपस में माजी में लड़ती रहीं, फिर बाद में इत्तेहाद में आ गई, फिर उससे आगे चल के फिर हम एक दूसरे के इलेक्शन लड़ें। तमाम जमातों की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक मंशूर है, और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस जब भी होंगे, हम और MQM शायद आप एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ेंगे। बल्दियाती इलेक्शंस में अगर MQM बाइकआउट नहीं करती तब भी हम एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ रहे थे, बावजूद इसके कि वफाकी हुकूमत में हम पार्टनर्स थे। ज़िमनी इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं, MQM इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, पीपल्स पार्टी भी उसके अंदर हिस्सा लेगी, बावजूद इसके कि हम वफाक में इत्तेहादी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि
हम इस बात से अपने आप को रोक रहे हैं, या तो खैर कोई अगर इंतखाबी अलाइंस बन जाए तो एक अलग बात है, लेकिन फिल वक्त तो नून के सामने भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, एमक्यू के सामने भी लड़ेंगे। तो आपका एक मुतालबा, मतलब जो इंतखाबात होंगे वो तो नए सेंसस पर ही होने, तो एमक्यूएम को अगर देखें तो उनके मुतालबात भी किसी हद तक यही होते हैं कि मरदमशुमारी हो, हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई, और वो कहते हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात आप समझते हैं कि दुरुस्त हैं एमक्यूएम के? देखें, जो मरदमशुमारी हुई थी ना 2017 की, उस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, एमक्यूएम के भी थे, लेकिन हमारे उनसे भी ज़्यादा थे। और आपको याद होगा जब पीटीआई की हुकूमत ने उस मुतनाज़ा सेंसस को नोटिफाई किया तो सीसीआई में अगर किसी शख्स ने इख्तलाफ किया उससे, तो वो चीफ़ मिनिस्टर सिंध था। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद फ़ैसला था सीसीआई का जो इत्तफ़ाक़ राय से नहीं हुआ, जिस पे वोटिंग हुई और जिस पर चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने इख्तलाफी नोट रिटन में भेजा। बिल्कुल, ताज हैदर साहब के खतूत थे। और नहीं, सीसीआई के इजलास में जब इसको ये फाइनल कर रहे थे, एमक्यूएम ने कैबिनेट में इसको मंजूर किया था, एमक्यूएम काबीना का हिस्सा थी, एमक्यूएम ने काबीना में उसको मंजूरी दी थी, और सीसीआई में चीफ मिनिस्टर ने उसकी मुखालफत की। और हमने फिर कानून के मुताबिक तरीक़ेकार होता है कि हमने वो रेफरेंस पार्लियामेंट को भेजा, पार्लियामेंट को भेजा, जो जॉइंट सेशन में आया फिर बढ़ा दिया, उसको बुलडोज कर दिया, लेकिन हमने भेजा। तो सेंसस के ऊपर हमारा भी एतराज़ था, और उस एतराज़ की बिना पर ही हुकूमत ने ये तय किया, पीटीआई की हुकूमत ने, कि सेंसस को हम जो है वो नोटिफाई करते हैं, लेकिन आइन के मुताबिक सेंसस हर 10 साल के बाद होता है। लेकिन ये सेंसस जो दोबारा हो रहा है, चूँकि वो मुतनाज़ा था, इसलिए फ़ैसला हुआ कि नया सेंसस करवाया जाएगा, जिस पर ये काम इस वक्त शुरू हो गया। तो हमारा उस पर इख्तलाफ था। दूसरी जो बात हल्का बंदी की कर रहे हैं ना, देखें, एमक्यूएम ने जो एतराज़ात हल्का बंदियों पर उठाए थे वो थे लोकल गवर्नमेंट की हल्का बंदियों पे। मैं उस पर भी कह रहा हूँ कि वो गलत नहीं है। एक तो इलेक्शन कमीशन बनाती है, जो कहते हैं 8,000, 9,000, 10,000 पे, बिल्कुल कोई 8-9, 10,000 पे बनी हुई हैं। 246 में से 3 यूसियाँ हैं जो 30,000 के करीब करीब हैं, और ये भी गुंजाइश मौजूद है कानून में कि इलेक्शन कमीशन जो कानून में हमारा एक बैरियर है 45 से 75,000, अगर उससे ऊपर नीचे होता है तो वो बना सकती है, लेकिन उसके रीज़न देंगे, और उसकी रीज़निंग है, उसकी वजूहत जो बनाई गई हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू बाउंड्रीज आती हैं, बहुत सारे मसाइल आते हैं, और ये देही इलाकों की हैं, बहुत स्कैटर्ड है और बहुत बड़े रकबे में फैली हुई तीनों यूसीज़। बाकी जो बड़ी यूसीज़ हैं वो भी मेरा ख्याल है को 7-8 होगी, जो शायद 85-90 हज़ार के 7-8 हैं। तो 7-8 ऊपर कर लें, 3 नीचे कर लें, 10 को बढ़ा के 20 कर दें। भाई 246 में से अगर 20 यूसियाँ ऐसी हैं जिसकी आबादी कहीं कम कहीं ज़्यादा है, तो बाकी 226 तो ठीक है ना आपकी, वो कहाँ से गलत हो गई? तो मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम के लोगों को भी पता है, लेकिन ये कि वो मीडिया में आके जो बात कहनी होती कह देते हैं, लेकिन उससे फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कौमी सूबाई के हल्के अभी इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं, जिस पर इलेक्शन नहीं हुए। 2017 का सेंसस जब आ गया तो उसके बाद उन्होंने बनाए हैं, उस पर इलेक्शन अगर हुए तो उसी पे होंगे फौरी तौर पर, अगर आगे हो गया नया सेंसस हो गया तो फिर उसकी बुनियाद पे होंगे। लेकिन उस पर एमक्यूएम के क्या पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं पता है। लेकिन एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वो ये भी कर रहे हैं कि जो आपने उनके साथ वादे किए थे तहरीक अदम एतमाद के वक्त, जरदारी साहब ने उनके साथ वादे किए, वो वादे आप पूरे नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि अगर वो बता देना कौन सा नहीं किया तो मैं बता दूँगा, मैं वो 10 गिनवा सकता हूँ जो मैंने पूरे किए। तो अभी जो हाल ही में आप मुज़ाकरात भी कर रहे थे, शायद उन्होंने मेयर भी मांगा था, हैदराबाद का एक इशू भी था, वजारतें भी थी शायद। नहीं, देखिए, वजारतों की बात तो ना उस मुआहदे का हिस्सा है, ना एमक्यूएम ने उसत मांगी, ना उन्होंने आज तक मांगी है। अभी वो नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने सूबाई हुकूमत में शामिल होने की बात कभी नहीं की। हमने कभी कभी ज़रूर से की कि अब शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किए। जो फैक्ट है वो ये है। फिर वो क्या मांग रहे हैं? ना उन्होंने मेयर की बात की, ना उन्होंने हैदराबाद के मेयर की बात की। उनकी जो चीज़ें थी मेरा ख्याल है कि वो हमने काफ़ी हद तक कर ली हैं। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के कानून को तरमीम करने की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमने उस पर इत्तफाक़ किया, बहुत सारी चीज़ों पर हम एग्री कर गए। उन्होंने PFC की बात की थी, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की, उस पर हम एग्री कर गए। उन्होंने ये कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएंगे तो हमसे मशावरत की जाएगी, उनसे मशावरत की गई, और कुछ ऐसी चीज़ें थी हमने की हैं उनके। तो आपको लगता है कि एमक्यूएम वफाकी हुकूमत से अलग नहीं होगी इस वक्त और साथ रहेगी? देखिए, मेरा भी ख्याल है कि वो अलग होंगे। हमारे साथ उनके इश्यूज़ हैं तो चलते भी रहेंगे, शायद थोड़े बहुत हम कोशिश भी करते हैं कि वो एड्रेस कर लें, लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि ज़ाहिर है कि जहाँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, मतलब एमक्यूएम कुछ कह रही हो जिससे हम समझते हैं कि हमें नुकसान होगा, या हम कोई ऐसी बात करें जिससे लगता है एमक्यूएम को उनको नुकसान होगा, तो वहाँ थोड़े से इश्यूज़ आते हैं। लेकिन हमने सॉर्ट आउट किए बहुत सारी चीज़ें। अब जो हम नहीं कर सकते थे वो ज़ाहिर हम क्या करें। लेकिन सईद गनी साहब, आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे एमक्यूएम से मुतल्लिक भी कि उनका कराची में ख़ास तौर पर रवैया दुरुस्त नहीं था, वहाँ पर दहशतगर्दी थी, उसमें भी एमक्यूएम का हाथ था। आप समझते हैं कि अब वो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं?
मैं जो एमक्यूएम के लिए कहता रहा हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, लेकिन इस वक्त जो एमक्यूएम है, मेरा ख्याल है कि अब वो दहशतगर्दी वाला इनके अंदर दमखमी नहीं है, वो जो अल्ताफ़ हुसैन के वक्त में हुआ करता था। तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ ये बात कि नहीं, मैं कस करूँ आपसे, देखें अगर लोग वो हैं और कत्ल कारगरी नहीं कर रहे हैं और अमन अमान वहाँ पे है, तो हमें तो उस पर इतना होना चाहिए। एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए, मैं एमक्यूएम का बहुत सख्त नकाद हूँ, ठीक है नहीं जी, शुरू से रहा हूँ, आज भी हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि एमक्यूएम एक सियासी हकीकत है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सूबा सिंध के शहरी इलाकों में उनका असर रसूख है, पहले ज़्यादा था, कुछ कम हो गया, लेकिन है। अब अगर किसी सियासी हकीकत को मैं ना मानूँ तो मेरे नाम मानने से वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि हम उनको मानें, और जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जो एक पॉजिटिव एक्टिविटी में आना चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जो लोग दहशतगर्दी के उस सारी चीज़ों से हटकर अगर पुरअमन सियासी अमल में आते हैं तो उनको हमें इनकरेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। जी नाज़रीन, सईद गनी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।